नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 1 से 15 जुलाई का अंक लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, पिछले एक दशक में भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो हाल ही में IMF ने बताया कि जापान को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ ही भारत अब तेजी से दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था की यही लंबी छलांग और एक देश एक कर व्यवस्था GST की 8वीं वर्षगांठ ही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। भारत आज एक अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। भारत में हमने रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया है। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं, और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। श्रोताओं, इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर नमन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी, पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का रुख स्पष्ट करने, विदेश दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के स्वदेश आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को इस अंक में शामिल किया गया है। साथ ही कौशल विकास योजना पर सामग्री और पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इनसाइड पेज पर 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस और बैक कवर पर भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर मनाए जाने वाले डॉक्टर्स डे पर विशेष सामग्री इस अंक की विशेषता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में कहावत प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ के लोगों के खून में लोहा बहुत होता है। पूर्वांचल में बलिया की सी धरती पर चंद्रशेखर का जन्म हुआ। एक ऐसे राजनेता जिन्होंने कॉलेज की राजनीति से देश के प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया। अपने दृढ़ निश्चय, साहस और ईमानदारी के कारण उन्हें राजनीति के उस युवा तुर्क की उपमा दी गई जो कभी किसी के आगे झुके नहीं। चंद्रशेखर अक्सर कहते थे, मुझे कैद करो या मेरी जुबान को बंद करो, लेकिन मेरे सवाल को तुम कभी बेड़ी नहीं पहना पाओगे। अपने छोटे से कार्यकाल के बावजूद राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनकी सोच और ऐसे ही प्रयासों को देश हमेशा याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में एक किसान परिवार में 17 अप्रैल 1927 को चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। वो कम उम्र से ही राजनीति की ओर आकर्षित हो गए। अपने क्रांतिकारी जोश और जोशीले भाषणों के लिए जाने जाने लगे। चंद्रशेखर की संस्कार एवं गरिमा बहुत अद्भुत थी। वो प्रतिपल झलकती थी। इसकी एक मिसाल है, वो अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा व्यक्तिगत और सार्वजनिक तौर पर भी गुरुजी कहकर ही बुलाते थे। इतना ही नहीं, वो कुछ कहने से पहले सदन में भी बोलते थे, गुरुजी आप मुझे क्षमा करिए, मैं जरा आपकी आलोचना करूंगा। चंद्रशेखर 8 बार बलिया से सांसद रहे। प्रधानमंत्री VP सिंह के इस्तीफे के बाद 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 8 जुलाई 2007 को उनका निधन हो गया। व्यक्तित्व की कड़ी में इस अंक में उनकी जीवन गाथा को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है दोस्तों, और इसी प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाली 2 मल्टी ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनकी कुल लागत 6,405 करोड़ रुपए है।
ये परियोजनाएं इन राज्यों की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगी, व्यवसाय और व्यक्तियों की समृद्धि में तेजी लाएंगी, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोडरमा बरकाकाना मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। ये परियोजना झारखंड के एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त ये पटना और रांची के बीच सबसे छोटा और अधिक कुशल रेल संपर्क भी है। ये झारखंड के कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ को जोड़ देगी। इस परियोजना से 938 गांव और 15 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा बेल्लारी चिकजाजुर दोहरीकरण को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दी। ये परियोजना कर्नाटक के बेल्लारी और चित्रदुर्ग जिले एवं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से होकर के गुजरती है। ये मैंगलोर बंदरगाह को सिकंदराबाद से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण लाइन है। इस परियोजना में 19 स्टेशन, 29 बड़े पुल, 230 छोटे पुल, 21 आरओबी और 85 आरयूबी शामिल हैं। मंत्रिमंडल के निर्णयों को पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। प्रकृति का गुस्सा हर साल लाखों लोगों को बेघर कर रहा है। आपदाओं के इन भयावह आंकड़ों को कम करने का एकमात्र तरीका है इसकी पूरी तैयारी और आपदा रोधी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली बार यूरोप में आयोजित इसके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सहयोग, सतत विकास और आपदा प्रबंधन में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। एक रिपोर्ट की माने तो बीते 10 साल में ही करीब 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर प्राकृतिक आपदाओं के चलते छोड़ना पड़ा है। बाढ़, भूकंप और तूफान की वजह से दुनिया भर में 2023 में ही $170 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी तरह के नुकसान को न्यूनतम स्तर पर ले जाने के लिए फ्रांस के तटीय क्षेत्रों के लिए सुदृढ़ भविष्य को आकार देना विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत की कई और पहल की गई है। सरकार ने कई क्षेत्रीय संगठनों जैसे शंघाई सहयोग संगठन, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के तहत सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया है। भारत ने इन संगठनों के साथ संयुक्त अभ्यास किए हैं और साथ ही आपदा प्रबंधन में कई तरीकों को साझा करने में सुविधा प्रदान की है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत सरकार आपदा प्रभावित देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान कर रही है। भारत सरकार ने फरवरी 2023 में भीषण भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया को राहत सामग्री के साथ साथ एनडीआरएफ और चिकित्सा दल भेजकर भी तत्काल मदद की। ICDRI 2025 से जुड़ी सभी जानकारियां पत्रिका पढ़कर ली जा सकती हैं। दोस्तों, भारत का एविएशन सेक्टर आज अपनी सबसे तेज विकास यात्रा पर है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के तौर पर उभरता भारत न सिर्फ यात्रियों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि का, बल्कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और निजी निवेश के क्षेत्र में भी नया अध्याय लिख रहा है। आने वाले वर्षों में भी भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों से कहा कि भारत में निवेश के बेहतरीन अवसर हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। इस सम्मेलन में शीर्ष वैश्विक विमानन उद्योग के विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारियों समेत इस क्षेत्र से जुड़े अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बीते वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारी उड़ान योजना की सक्सेस
इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रैवल की सुविधा मिली है। कई नागरिक पहली बार हवाई सफर कर पाए हैं। हमारी एयरलाइंस भी लगातार डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहां उड़ान भरते हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मैट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। साथियों, ये केवल आंकड़े नहीं है, ये नए भारत के पोटेंशियल की एक झलक है। मधुबनी पेंटिंग पारंपरिक कलाकृति रास कोहबर अष्टदल से बाहर निकालकर अब समसामयिक प्रमुख घटनाक्रम पर पेंटिंग के माध्यम से देश दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन में एक सप्ताह तक आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम कला उत्सव में बिहार के मधुबनी पेंटिंग और मध्य प्रदेश के गोंड चित्रकला साधकों ने अपने कला का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव में बनाई गई पेंटिंग का अवलोकन किया और कलाकारों से मुलाकात कर महत्वपूर्ण पारंपरिक कला प्रारूपों के रचनात्मक चित्रकारी की सराहना की। मधुबनी और कोंड चित्रकला कलाकारों के समूह ने इस कला उत्सव में भारत की पारंपरिक कला प्रारूपों को उनके मूल स्वरूप में प्रदर्शित किया। राष्ट्रपति भवन में ये कला उत्सव भारत के उन लोक, आदिवासी और पारंपरिक कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने पीढ़ियों से कला के विभिन्न प्रारूपों को सहेज रखा है। आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला और बिहार की मधुबनी चित्रकला के कलाकारों ने 7 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में प्रवास किया। इस आयोजन को भी पत्रिका में शामिल किया गया है। दोस्तों, डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि जब किसी का जीवन संकट में हो, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हो जाए, किसी अपने को खोने का डर सता रहा हो, तो ऐसे मौके पर चिकित्सक किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा को बदल देते हैं। उनका समर्पण हमेशा मरीज को सबसे पहले रखता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हम अपने चिकित्सकों को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहते हैं जो वो हमारे और हमारे प्रियजनों के लिए करते हैं। ये दिन महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के साथ साथ उनकी पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जो स्वतंत्र भारत में चिकित्सकीय पेशे के अग्रदूतों में से एक और उत्कृष्ट चिकित्सक थे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को पत्रिका के बैक कवर पर स्थान दिया गया है। दोस्तों, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है newindiasamaachar.pib.gov.in। डिजिटल और प्रिंट में दोस्तों ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। और दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।